बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर कैलकुलस जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और मैंने लास्ट लेक्चर में वेक्टर इंटीग्रेशन, जिसमें आप तीन तरह के इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल जो है क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने डिस्कशन की थी। लास्ट लेक्चर में मैंने जो पहला इंटीग्रल की पहली टाइप जो लाइन इंटीग्रल है उसकी डेफिनेशन क्या है, लाइन इंटीग्रल कितनी किस्म के होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ब्रीफली डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को आप देख लें। मैंने इस पूरी कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बीएस मैथमेटिक्स से आप रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, टोपोलॉजी, वेक्टर एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो उन तमाम कोर्सेज़ का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसके ऊपर क्लिक करके अदर कोर्सेज़ की भी वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बेटा लाइन इंटीग्रल के मुतालिक बताया था कि लाइन इंटीग्रल तीन किस्म के होते हैं, जिनमें पहला ये आपके पास है ए, यहाँ पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है डॉट डी आर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। दूसरा यहाँ पर साई ऑफ आर, ये आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये दूसरी टाइप होती है। और तीसरा यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी दो जो हैं, एक में डॉट प्रोडक्ट है, एक में क्रॉस प्रोडक्ट है, और सेंटर वाला जो है वो आपके पास है साई, यहाँ पर स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, सी यहाँ पर सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये तमाम चीज़ें मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। आप उस लेक्चर को लाजमी देखें ताकि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं सारी पहले समझ आ जाएं। आज के लेक्चर में लाइन इंटीग्रल को आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, बड़ी आसान एग्जांपल से लेकर बेसिक से एडवांस की तरफ आपको जाऊंगा। पहले जो इजी एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आपके लेवल को इंक्रीज़ करूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं लाइन इंटीग्रल की। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा है, कहते हैं जी इफ़ ए इज़ एक्स स्क्वायर आई माइनस वाई स्क्वायर जे, ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए आपको दिया गया है। आपने एवेल्यूएट करना है ये लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर को, और सी यहाँ पर एक कर्व है इन दी एक्स वाई प्लेन, और वो जो कर्व है वो आपके पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि पैराबोला है, फ्रॉम ओरिजिन से लेकर 2 4 तक ये पॉइंट है। यानी कि आपने इस लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है अलोंग द कर्व सी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, दीज आर ऑल दी टाइप्स ऑफ दी डेफिनेट इंटीग्रल। ये तमाम के तमाम तीनों डेफिनेट इंटीग्रल की टाइप्स होती हैं। लाइन इंटीग्रल में जो इंटीग्रेशन होती है वो अलोंग दी कर्व सी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला लेक्चर, इसका जो प्रीवियस लेक्चर है लाइन इंटीग्रल का, वो लाजमन देखें, फिर उसको समझ आएगी, फिर ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसको डायरेक्ट देखेंगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आएगी। अच्छा, आपने बेटा यहाँ पर इस कर्व, ये आपके पास पाथ है 0 0 से लेकर 2 4 तक, तो आपका जो पाथ कर्व का बनता है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ये है, ये आपका पाथ है। इस पाथ के ऊपर रहते रहते आपने इस लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। अब इस लाइन इंटीग्रल में सबसे पहले आपने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये जो इंटीग्रेंड है यहाँ पर ए डॉट डी आर, इसको पहले यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें ज़रा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपने ये जो डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैलकुलेट करना है। हेयर द गिवन कर्व, आपकी जो गिवन कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपकी जो गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई प्लेन में है या एक्स वाई जी प्लेन में है। जाहिर सी बात आप कहेंगे एक्स वाई प्लेन में है, इसमें z नहीं है, ठीक है। हेयर द गिवन कर्व लाइज इन एक्स वाई प्लेन, और ये चीज़ आपको यहाँ पर उसने मेंशन भी कर दी है, ये यहाँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो z कंपोनेंट होगा वो आपका होगा 0, ठीक है। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर r है वो सिंपल ये रह जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि इसमें z कंपोनेंट नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर निकालना, वो कैसे निकलेगा, इसके ऊपर आप डी अप्लाई कर देंगे यानी डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा आपने याद रखना है कि लाइन इंटीग्रल हो, लाइन इंटीग्रल के तमाम क्वेश्चंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है,
वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चूँकि लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं तो लाइन इंटीग्रल में ये क्वेश्चन आपके 2 वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस में ये जितनी भी कैलकुलेशन है इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है आपने। तो क्या टारगेट होना चाहिए आपका, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर जो डी आर है वो आपका है इस वक्त 2 वेरिएबल में, एक्स और वाई में। तो इसे सिंगल वेरिएबल में बदलें किसी तरीके से, या एक्स में या वाई में। तो इसे सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर देखें आपको डी एक्स आई, आपको वाई की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू जे। तो यहाँ पर आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल किस तरह अप्लाई करते हैं वो आप जानते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। आई होप कि आपको डिफरेंशियल निकालने आता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा 2x और आगे x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx। अब इनमें से अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ वेक्टर नोटेशन में dx, 2x dx, ऐसे लिख सकते हैं ना आप, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गया, आपके पास है डी आर, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर की वैल्यू ये आ गई। तो एक चीज़ तो निकला है डी आर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम ए के साथ। तो वेक्टर ए आपके पास क्या है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाएगा ए डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए, ये है हमारे पास। इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर कोमा माइनस वाई स्क्वायर। आप जानते हैं अगर आपके पास एक वेक्टर ए लिखा हुआ है, इफ़ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i, a2 j, a3 k, तो इसको आप i j k को छोड़ दें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में a2 a3 लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। ज़रा जाने हो जाएं उसके बाद शुरू करते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आप ये जो डिफरेंशियल वेक्टर डी आर है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर देते हैं हम। तो डॉट ये आ जाएगा डी एक्स कोमा 2 टाइम डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप y को x में बदल लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइन कोमा y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर, तो y का स्क्वायर चाहिए। तो y का स्क्वायर आप यहाँ पर बन जाएगा x की पावर 4 डॉट डी एक्स कोमा 2 डी एक्स। अब डॉट प्रोडक्ट आप और यहाँ पर बता दें कि y जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं आप जानते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 2x की पावर 4 डी एक्स आप कॉमन निकालना चाहते हैं, कॉमन निकालने या चलें ऐसे ही रहने देते हैं, चले कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4 डी एक्स। तो ये आपका जो इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेंड है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने अगली बात ये है कि आपका जो इंटीग्रेंड है ये तमाम का तमाम x में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए इन टर्म ऑफ x। हेयर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज, अब चूंकि ये पूरे का पूरा आप x में कन्वर्ट है तो अब आपको लिमिट x की शक्ल में चाहिए। तो x आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है, y 0 से 4 तक है, ठीक है। तो x 0 से 2 तक है, सो x वेरी है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इन फॉर्म ऑफ x, इन फॉर्म ऑफ x, सो x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। तो अब ये तो लाइन इंटीग्रल आपने निकालना है, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर इक्वल टू एक्स की वैल्यूज आ गई पहले 0 से लेकर 2 तक, और ये अंदर वाली जो चीज़ है ये हमने निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4 डी एक्स। अब ये आपका सिंपल एक इंटीग्रल बन गया, इसकी इंटीग्रेशन आप आसानी बड़ी जल्दी कर सकते हैं। ये आ गया 1/3 x की पावर 3 0 से 2 माइनस 2/5 x की पावर 5 0 से 2। यह आ जाएगा 1/3, 2 की पावर 3 हो गया 8, तो 8/3 बन गया, माइनस ये आपके पास 2 की पावर 5 32
और यहाँ पर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक, तो हाँ ये एक मिस्टेक हो गई हमसे। ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2x dx, तो मैंने यहाँ पर ये 2x नहीं लिखा, ये आ गया 2x dx। यहाँ पर भी 2x dx आएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास x की पावर 5, यहाँ पर भी x की पावर 5 आ जाएगा, ये भी x की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 2/6 x की पावर 6। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, ये इससे कैंसिल हो गया, -1/3 और 2 की पावर 6 आपके पास बन जाएगा 64/3। आपका एलसीएम आ जाएगा 3, 8 - 64 आ गया -56। तो ये आपके पास इसके लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो देखा आपने, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है। सही है, तो मैं बेसिक पहले एग्जांपल लेकर चलूँगा, जिससे आपको कम से कम ये पता लगे कि लाइन इंटीग्रल है कितनी किस्म का, उसको कैलकुलेट कैसे करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ा सा लेवल है आपका इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, वो देखें ज़रा। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ आ जाती है तो समझिए आपको लाइन इंटीग्रल समझ आ गया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। वैल्यूएट द इंटीग्रल। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो इंटीग्रल आपको दिया गया है देखने में तो इन तीनों में से किसी के जैसा नहीं नज़र आ रहा है ये, लेकिन एक्चुअली ये फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये जो a.dr यानी डॉट प्रोडक्ट ओपन करके आपको बता दिया गया है। ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करके आपको दे दिया गया है। यहाँ पर दूसरे अल्फाज में यहाँ पर ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन a की शक्ल में नहीं लिखा हुआ, ये आपको डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करके दे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपके पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, वो बनता है इस पॉइंट से 0,1 से लेकर 1,2 तक। ठीक है, अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा गौर से समझिएगा। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को 0,1 और 1,2 इन दोनों ऑर्डर पेयर को ग्राफ में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ये मेरा 0,1 है वाई एक्सिस के ऊपर और ये है 1,2 एक्स वाई प्लेन में। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, आप इनको किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास इनफाइनाइट मैनी वेज होंगे इनको ज्वाइन करने के। मसलन एक स्टूडेंट ऐसे भी कह सकता है कि सर आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक आएँ, यानी कि 0,2 तक, और फिर उसके बाद इधर मूव कर जाएं। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक बच्चा कहता है सर आप यहाँ से स्टार्ट करें, पहले इस पॉइंट तक आएँ, यानी कि 1,1 तक, और फिर ऊपर को चले जाएं। वो भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक कह रहा है सर आप यहाँ से बिल्कुल सीधा इस तरफ आ जाएँ 0,1 से 1,2 तक। वो भी ठीक कह रहा है। एक कहता है सर यहाँ पर एक कर्व बना लें ऐसे, ठीक है, वो ऐसी कर्व हो जो कि इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती हो। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी वेज। एक्चुअली जब लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन बनाया जाता है ना, अब इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। मैं आपको एक समझे कि एक टैलेंट की चीज़ बताने लगा हूँ कि लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन असल में बनाते कैसे हैं। जब भी आप एज अ टीचर मिसाल के तौर पर बैठे हैं और आपने लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन बनाना है खुद से, ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपने पकड़ लिया, ठीक है, वो एक पाथ पकड़ा। अब इस पाथ के अलोंग आप डिफरेंट वेज से कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, बस वो आपने सोचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर 3 डिफरेंट वेज बताऊंगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ठीक है, नहीं जी, पहला तरीकाकार ये है, कहता है कि आपने इस लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0,1 to 1,2। जब आप सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक आएँ, ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन ये, तो इसके अलोंग आप चलें तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखें जी, सबसे पहले जब आप यहाँ से इसके अलोंग ऐसे चलते हैं तो हमें पहले ये जो लाइन है इसका, इस पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम बी रख लेते हैं। ये पहले हमें लाइन ए बी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमने ये जो लाइन इंटीग्रल आपके पास गिवन है ये 2 वेरिएबल में है, वाई एंड एक्स में। ठीक है, तो आपने, मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लाइन इंटीग्रल को आपने सिंगल वेरिएबल में बदलना है। तो सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए हमें वाई और एक्स के दरमियान एक रिलेशन चाहिए। और वाई और एक्स के दरमियान रिलेशन कैसे निकलेगा, जब आप ये लाइन ए बी की इक्वेशन मालूम कर लेंगे। तो मैंने इस पॉइंट का नाम ए रखा, इस पॉइंट का नाम बी रखा, तो लाइन ए बी की इक्वेशन पहले मालूम कर लेते हैं। हियर स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी आप जानते हैं y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी आपके पास आ जाएगी बेटा y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 आपका 2 आ गया, y1 1 आ गया, x2 1 आ गया, x1 0 आ गया।
तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी आपके पास आ जाएगी 1 के बराबर। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का फार्मूला आप जानते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। वाई वन की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 रख ली, स्लोप आपके पास 1 आ गई, x माइनस एक्स वन की वैल्यू 0 रख ली, ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया। तो ये अलॉन्ग दी पाथ अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन y 0 1 से 1 2 तक ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास बनती है वो आपके पास ये आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। पहले जो अभी हमने एग्जांपल की उसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने दिया हुआ था, आपका y इन टर्म ऑफ x आपके पास गिवन था। यहाँ पर आपने y इन टर्म ऑफ x खुद रिलेशन निकाल लिया। अच्छा, यहाँ से हम dy निकाल लेते हैं, इसका dy दोनों तरफ d अप्लाई कर दिया तो dy इज इक्वल टू dx आ जाएगा। अब उसके बाद हमने ये जो इंटीग्रेंड है सारा इसको कैलकुलेट करना है, और ये सारे का सारा मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसे सिंगल वेरिएबल में बदलना है। तो सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए यहाँ पर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू एक्स प्लस 1 इधर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1, ये आ गया डी एक्स, वाई का स्क्वायर इसका स्क्वायर ले लें, आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1, और आगे ये आ गया प्लस एक्स, और डी वाई हमारे पास निकला डी एक्स के बराबर, और यहाँ पर लिख देंगे कि y जो है वो हमने x प्लस 1 के इक्वल पुट किया है। अब यहाँ से आप dx कॉमन निकाल लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक होगी बात ये आपके पास आ जाएगा जी dx, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x, और ये 1 इस 1 से कट जाएगा तो ये चीज़ आपके पास रह जाएगी। ठीक है, यहाँ से अब आप चाहे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, निकालना है आपने तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x इंटू डी एक्स। हेयर इंटीग्रेंट डिपेंड ऑन x। अब चूंकि आपका पूरा इंटीग्रेंट इन टर्म ऑफ x आ गया है, सो वी हैव नीड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन टर्म ऑफ x, तो सिर्फ आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x की फॉर्म में चाहिए। अब आपका x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ पर देखें आपका x यहाँ से 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है, तो आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई x 0 से 1। सो रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल इज, तो आपका रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल आ जाएगा 0 से 1। इस सारे की जगह हम लिख देंगे ये जो आंसर आया है, यहाँ से 2 बाहर ले गया मैं पहले ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये 2 बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब बाई 3, ठीक होगी बात ये, और x की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये अपर लिमिट पर आंसर आ जाएगा 1/3, लोअर पर 0 हो जाएगा। अपर पर आ गया इसका आंसर 1/3, लोअर पर 0, इसका अपर पर आंसर आ गया 1/2। तो ये आप एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा 2 3 6, ऊपर बन जाएगा 5/3 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने देखा कि यहाँ पर आपको लाइन इंटीग्रल की ये वाली फॉर्म नहीं गिवन, मतलब ये वाली फॉर्म है लेकिन आपको उसने वेक्टर पॉइंट फंक्शन नहीं दिया हुआ, डॉट प्रोडक्ट ओपन करके दिया, तो समटाइम क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ जाता है। नेक्स्ट इसका एक सेकंड पार्ट, ठीक है, और सॉल्व करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल का सेकंड पार्ट देखें, इंपॉर्टेंट है। कहता है अब आपने जो ये लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है, ये इस तरह एवेल्यूएट करना है, अलोंग दी स्ट्रेट लाइन फ्राम 0 1 टू 1 1। पहले आपने 0 1 से 1 1 तक पहुंचना है, एंड फ्राम 1 1 से 1 2 तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो पाथ था वो 0 1 से लेकर 1 2 तक था, तो 0 1 से लेकर 1 2 तक इस 2 पॉइंट्स तक को आप कितने मुख्तलिफ वे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि इनफाइनाइट मैनी वेज आपके पास यहाँ पर आपको मिलेंगे। पहला आपने वे देखा जो पहले पार्ट में था, वो सीधा डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, आपने देखा लाइन इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो पाथ इस्तेमाल किया गया है वो पाथ कुछ इस तरह है, वो डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, पहले वो यहाँ से 0 1 से 1 1 की तरफ आया है, ये 0 1 से 1 1 तक यानी इस तरफ आया है, फिर 1 1 से लेकर ऊपर 1 2 की तरफ चले गया है। तो आपका जो पाथ है वो 2 सेगमेंट पर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले भी बताया कि लाइन इंटीग्रल का जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसमें सिर्फ यही देखना है कि आपके पास ये जो 2 पॉइंट्स हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनको आप कितने मुख्तलिफ वे से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पाथ आपने मुख्तलिफ पाथ देखने होते हैं। तो पहला पाथ उसने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक बना दिया, दूसरा पाथ को इनडायरेक्टली उसने बना दिया। ठीक है,
तो अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 2 मरतबा लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। एक तो मैंने इस यहाँ से यहाँ तक आने वाली जो कर्व है उसको C1 पाथ कह दिया या C1 कर्व कह दें, और दूसरा यहाँ से ये वाली जो बनती है 1 1 से 1 2 तक, इसको मैंने C2 पाथ या C2 कर्व कह दिया। तो मैंने लिखा लेट द पाथ C डिपेंड ऑन 2 सेगमेंट्स C1 एंड C2 एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये जो पूरा आपका पाथ C है, कर्व C जो है, पूरी कर्व C मीन ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो इंटरवल बनता है उसको कर्व C यहाँ पर या पाथ C कहेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हमें जिस तरह यहाँ पर हमने किया, तो बिल्कुल यहाँ पर भी हमें पहले इनके नाम रख लेते हैं। इसका नाम A रख लेते हैं पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम B रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम C रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा C ना कहें, चलें D कह लें इसे, क्योंकि C यहाँ पर कर्व का नाम भी है, ये D कह लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अलोंग लाइन इंटीग्रल अलोंग C1 ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइन इंटीग्रल अलोंग C1 के लॉन्ग लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट होगा? तो पहले हमें C1 के लॉन्ग कैलकुलेट करना है, और C1 क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर ये। ठीक है, और वो कौन है? लाइन AB है। ठीक है, अब लाइन AB हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन आप जानते हैं क्या बनेगी? लाइन AB की जो इक्वेशन है वो आपके पास देखें, इसमें x वेरी कर रहा है 0 से 1 तक और y वेरी कर रहा है, y वेरी नहीं कर रहा, y कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इक्वल टू 1। इसकी जो इक्वेशन बनेगी लाइन AB की वो यहाँ पर y इक्वल टू 1 है। नहीं समझ आई कैसे बनेगी? ये देखें, आप इस पर वही वाला फार्मूला लगा दें, स्लोप ऑफ AB, यहाँ पर स्लोप ऑफ AB आएगी आपके पास y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ लाइन आ गई आपके पास 1 के बराबर। इक्वेशन ऑफ लाइन AB का फार्मूला बनेगा ये y माइनस y1, आगे स्लोप x माइनस x1। तो ये आपके पास, सॉरी यहाँ पर स्लोप आएगी y 0, ये 0 हो गया। ठीक हो गई बात ये। तो y माइनस y1 यहाँ पर भी ये 1 आएगा, तो ये y इज इक्वल टू 1, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है। तो लाइन अलोंग C1 हेयर, अब आप लिखेंगे हेयर y जो है वो आपके पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से dy कितना निकल आएगा? यहाँ से dy आपका निकल आएगा 0 के बराबर। ठीक हो गया, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0 के इक्वल होता है। तो अब अगला काम वही है कि आपने ये अंदर वाली जो चीज़ है इंटीग्रेंड जो है इसको कैलकुलेट करना है, इसे एक वेरिएबल में आपने बदलना है। हेयर आपका इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई। इसकी वैल्यू अब आपने निकाल दी है। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रह गया, वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, डी एक्स वैसे ही आ गया, वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया, एक्स वैसे ही आ गया, डी वाई 0 है। तो ये सारी टर्म हो गई आपके पास 0 के बराबर। तो ये सारा रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात? ये आपका पूरा इंटीग्रेंड ये आ गया। अब अगली चीज़ आपने ये लाइन लिख लेनी है, हेयर इंटीग्रेंड डिपेंड ऑन एक्स, वी नीड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस इन टर्म ऑफ एक्स। ये सारी लाइन अब लिखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो एक्स के लिए बनेगी, ये C1 के लॉन्ग आप चल रहे हैं, C1 के लॉन्ग। तो C1 के लॉन्ग चेक करें, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर 1 तक। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आएंगी 0 टू 1। ठीक है, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। वो अपने प्रॉपरली ये लाइन अब आपने लिख लेनी है। ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ पहले ही लॉन्ग हो जाती है। अच्छा, तो हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल लॉन्ग C1 इज, लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी C1 के लॉन्ग आ जाएगी, 0 से 1 तक आ जाएगी। आगे आ जाएगा ये इंटीग्रेंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। मतलब इस सारे की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है? ये आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन कर लें, ये आ जाएगा 1/3 एक्स की पावर 3 अपर लिमिट 0 टू 1, आगे 1 की इंटीग्रेशन आ गई एक्स 0 टू 1। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? अपर लिमिट पर आंसर आ जाएगा 1, तो ये 1/3 रह जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -1, आंसर बन जाएगा -2/3। तो इस लाइन इंटीग्रल का जो आंसर निकला अलोंग C1 वो -2/3 है। अब हमने अलोंग C2 भी निकालना है। ठीक है, तो C2 कैसे निकालते हैं वो देखते हैं ज़रा। तो C2 निकालने के लिए अब आपने क्या करना है, पहले C2 की आपको इक्वेशन चाहिए। तो C2 देखें, C2 ये आपके पास बनती है वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है C2 अलोंग BD। तो इक्वेशन ऑफ लाइन BD में आपके पास यहाँ पर देखें, आपका x वेरी नहीं कर रहा, x आपके पास 1 के बराबर है और y आपका वेरी कर रहा है 1 से 2 तक। इसका मतलब यहाँ पर जो
आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी वो x इज इक्वल टू 1 बनेगी। लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ बी डी जो है वो यहाँ पर 1 x इज इक्वल टू 1 बनेगी। कैसे बनेगी? यहाँ पर स्लोप ऑफ बी डी कितना आएगा? स्लोप ऑफ बी डी आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 डैट इज़ इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात ये। आगे इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी आ जाएगी y माइनस y1, मैंने b के जो नंबर हैं उनको x1 y1 रख लिया, ठीक है। आगे आ गया स्लोप x माइनस x1, y माइनस y1 ओवर x माइनस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। दो नंबर हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब नीचे वाला नंबर 0 के बराबर है। तो नीचे वाला नंबर 0 आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये इक्वेशन बनती है इस मरतबा, ठीक है। इस मरतबा यहाँ पर हमने हमारा जो इंटीग्रेंड होगा, यानी ये अंदर वाली सारी चीज़ है, ये वेरिएबल y में बदलेगी, सही है। क्योंकि वैसे भी देखें ना, आपका x यहाँ पर कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है। जो वेरी कर रहा होता है उसी में वो बदलता है वेरिएबल में, यानी उसी की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आती हैं, सही है। तो यहाँ पर मैं अगली मरतबा यहाँ लिखूँगा लाइन इंटीग्रल अलोंग C2, लाइन इंटीग्रल अलोंग C2। इस केस में यहाँ पर आपका जो x है वो 1 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से dx किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। अब आपने इस सारे की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 है, ये आ गया 1 माइनस वाई वैसे ही रहेगा। डी एक्स यहाँ पर 0 है, वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है और ये आ गया डी वाई। ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी तो आपका ये बाकी रह जाएगा ये। अब अगली लाइन आपने यहाँ पर ये लाइन लिखनी है, हेयर इंटीग्रेंड डिपेंड ऑन वाई, सो वी नीड टू फाइंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन टर्म ऑफ वाई, सो वाई वेरीज। यहाँ पर वाई की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होंगी। वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? इसमें 1 से 2 तक वेरी कर रहा है, 1 से 2 तक। एक्स नहीं वेरी कर रहा है, एक्स 1 से 1 है, वाई आपका 1 से 2 तक वेरी कर रहा है। जो लिमिट्स आएंगी वो आ जाएंगी 1 से 2 तक। तो इसमें बस इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, लिमिट इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 से 2 तक। इसको इंटीग्रेट करें, आंसर 10/3 आ गया। तो इस C2 के लॉन्ग का जो आंसर निकला लाइन इंटीग्रल का वो आ गया 10/3। तो टोटल जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बनेगी, यानी C1 और C2 इस पूरे पाथ में, वो कैसे निकलेगी? जिस जो C1 का आंसर आया था और जो C2 का आंसर आया, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे। हेयर हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इज़, तो वो लिखनी है -2/3, ये है 10/3, दोनों को प्लस कर लें तो 8/3 इज़ दी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग द पाथ C1 C2। यानी पूरी C1 C2 दोनों को मिलाकर जो टोटल पाथ बनता है उस पर लाइन इंटीग्रल का आंसर आ गया 10/3। अब यहाँ पर एक ये चीज़ आपने ये भी गौर करनी है कि इस एग्जांपल में हालांकि आपने लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मालूम की है और पाथ आपका वही है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने पहुँचना है, लेकिन आप दो डिफरेंट वे से पहुँचे हैं, दो डिफरेंट वे से पहुँचे हैं। तो यहाँ पर दोनों मरतबा आंसर डिफरेंट आया है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया था यहाँ पर वो कितना था आपने देखा, वो मुख्तलिफ है इससे, वो मैंने यहाँ पर मिटा दिया शायद, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल का आंसर है वो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन आपने किस तरह का लिया है। हालांकि आपका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सूरतों में सेम है। पहले क्वेश्चन पहले जो हमने ए पार्ट किया उसमें इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट वही है, यहाँ पर भी इनिशियल और एंड पॉइंट वही है, लेकिन दोनों मरतबा जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है वो डिफरेंट है। पहले आप डायरेक्ट पहुँचे थे, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया था, अब यहाँ पर आप इस तरह पहुँचे हैं, लेकिन दोनों सूरतों में लाइन इंटीग्रल का आंसर डिफरेंट है, ठीक है। तो इट मीन्स लाइन इंटीग्रल का आंसर डिपेंड करता है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर, ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए है, ठीक है, ये अगर कोई स्पेशल टाइप का हो तो वहाँ पर फिर लाइन इंटीग्रल का आंसर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जैसा मर्जी रखें, डायरेक्ट पहुँच जाएँ या इनडायरेक्टली इस तरह पहुँच जाएँ, आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसका इसी एग्जांपल में एक थर्ड पार्ट और मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कम्प्लीटली हर चीज़ की समझ आ जाए। तो वीडियो की लेंथ बेटा अगर थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है तो उसका मैंने आपको ऑलरेडी पहले तरीकाकार बताया है। आप वीडियो को डिफरेंट सीटिंग में थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें, ठीक है, क्योंकि जब ये चीज़ें बिल्कुल एक जैसी होती हैं तो फिर उसमें पॉसिबल नहीं होता कि मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब अब इसमें क्या करूँ इस चीज़ को समझाने के लिए,
कि पहले एक आधी एग्जांपल कराऊँ, फिर आधी एग्जांपल कराऊँ, फिर आधी एग्जांपल, ठीक है। तो ये एग्जांपल एक जैसी है बिल्कुल, मतलब इसी एग्जांपल से मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं। आखिरी पार्ट देखें आप। लिमिटेड नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। समटाइम आपको ऐसा होता है कि लाइन इंटीग्रल में पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन होती हैं, ठीक है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस अगर आपको गिवन हो तो फिर लाइन इंटीग्रल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखें। अब वो कहता है कि आपने इस लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है अलॉन्ग दी पैराबोला x इक्वल टू टी प्लस इक्वल और y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ये x इक्वल टू टी और y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 जो है ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। जैसे कि मैंने पहले 2 पार्ट्स में भी आपको बताया कि इन 2 पॉइंट्स को लोअर और अपर लिमिट को ज्वाइन करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। तो आपने पहले दोनों पार्ट्स में देख चुके हैं। इस मरतबा इन दोनों पॉइंट्स को यानी 0 1 को और 1 2 को ज्वाइन कर रहा है इस पैराबोला से। तो इस पार्ट को मैंने 2 डिफरेंट मेथड से सोल्व किया। एक तो ये है कि मैं जो पैरामीटर t है बीच में उसको एलिमिनेट कर देता हूँ और पूरे का पूरा क्वेश्चन y और x में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो पहला मेथड मेरा ये है। तो वी एलिमिनेट t वी हैव, यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो t x के बराबर है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, क्योंकि पैराबोला आप जानते हैं पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होती है और दूसरे वेरिएबल में लीनियर है। तो यहाँ पर x की पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक और y की पावर 1 लीनियर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो और इसका ग्राफ जो है वो आपके पास ये बनता है, ठीक है। इधर भी आएगा लेकिन उसको मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे ये 2 पॉइंट्स के मतलब 2 पॉइंट्स का पाथ चाहिए था इन दोनों को मिलाने वाला, ठीक है। तो वो मैंने इधर शो कर दिया, ठीक है। आप चेक कर लें कि ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाइड भी करते हैं। जब आप x 0 पुट करेंगे तो y 1 निकलेगा, जब आप x 1 पुट करेंगे तो y 2 निकलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स इस पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। अब यहाँ से मैंने डिफरेंशियल dy ले लिया, दोनों तरफ d अप्लाई कर दिया, ये आ गया 2x dx। तो dy की ये वैल्यू आ गई। अब जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लाइन इंटीग्रल में तमाम क्वेश्चंस में आपने पूरे क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में बदलना है। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे बदला, ये मेरे पास है इंटीग्रेंट एक्स स्क्वायर आ गया, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो यहाँ पर पुट कर दी है, dx आ गया, y का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर ओपन कर दिया, dy की वैल्यू 2x dx आ गई, ये यहाँ पर पुट की, इसको सोल्व किया, ये सारी चीज़ आ गई। ये सारी की सारी चीज़ x के ऊपर डिपेंड कर रही है और आपका अब x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। x यहाँ 0 है, y यहाँ पर x 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 0 है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x की आ जाएंगे 0 से 1 तक। ये 0 से 1 आ गई, इसकी इंटीग्रेशन की आंसर 2 आ गया। तो ये लाइन इंटीग्रल का आंसर 2 आ गया। मेथड नंबर 2 ये है कि मैं t को एलिमिनेट नहीं करता, ठीक है, t वैसे ही रहने देता हूँ जिस तरह दिया हुआ उसने। तो फिर कैसे होगा, अब यहाँ पर जब इसे मैं t में रहने दूंगा तो उसका मतलब मुझे फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन t की शक्ल में चाहिए, ठीक है। अब t की शक्ल में कैसे निकलेंगी, आप देखें कि जब ये वाला पॉइंट आप x 0 y 1 यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, तो आपका t कितना निकलता है, x 0 पुट किया तो t कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक होगी बात ये। अच्छा चलें इधर पुट करके देख लें, आपने t निकालना है, चाहे यहाँ से निकाल लें या चाहे यहाँ से निकाल लें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वहाँ से निकाल लें, आप t यहाँ से निकालते हैं तो फिर x 0 पुट करते हैं t 0 आ जाता है। अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट को पुट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को तो तब भी t 0 निकलेगा। x तो इसमें है नहीं, y की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 उधर आकर माइनस हो गया तो t की वैल्यू 0 आ गई। तो t निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, आप चाहे x से निकाल लें या y से निकाल लें, t 0 निकलेगा। अब इस पॉइंट को पुट करें, चाहे इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, फिर t दोबारा निकालें। जब मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल करता हूँ तो x की जगह 1 पुट करूँगा तो t की वैल्यू 1 आएगी, और अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो y की जगह यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो t की वैल्यू फिर आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। सही होगी बात ये। तो यही मैंने लिखा है, सिंस t इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 है एट पॉइंट 01 के ऊपर एंड t की वैल्यू 1 है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर t की वैल्यू 0 है और एंडिंग पॉइंट पर t की वैल्यू 1 है, ठीक है। वो t मैंने बताया चाहे आप x से निकाल लें या y से निकाल लें, दोनों वेरिएबल से निकाल सकते हैं। t निकालना है भाई, t निकालना है, ठीक है। तो t वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अब उसके बाद अगला काम यह है कि आपने इस सारे को बदलना है इन टर्म ऑफ t। तो इसको t में बदलने के लिए जहाँ पर x है वहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जहाँ पर y है वहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू सारी पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर dx चाहिए मुझे, dx मतलब x का डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt के बराबर, और यहाँ पर इसका डिफरेंशियल लेंगे
डी वाई का डिफरेंशियल क्या आएगा, डी वाई इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ टी का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 2t इंटू डी टी, तो डी वाई इसके बराबर आ जाएगा। ठीक होगी बात। ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी, वाई स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिया, वाई, ये सारी चीज़ें पुट कर रहे हैं, तो अब आपके पास ये सारा इंटीग्रल फिर वही आ गया, मतलब आपका इंटीग्रेंड यही है। देखें वहाँ पर x था, यहाँ पर t हैं दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, t की शक्ल में आ गया, तो t की लिमिट चाहिए, t की लिमिट भी 0 से 1 है, x की लिमिट भी 0 से 1 ही थी। सही है, तो दोनों सूरतों में हर चीज़ एक जैसी है, सिर्फ वेरिएबल मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमने उस तरह के लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिनमें पाथ ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट लेने से जो लाइन इंटीग्रल के आंसर हैं वो डिफरेंट आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास कि जिसमें पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को बदल देने से भी लाइन इंटीग्रल के आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, तो आई होप बेटा कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी होगी, लेकिन वो मजबूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को डिस्कस करना था। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।